गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज से वाइस प्रिंसिपल का साक्षात्कार इंटरव्यू शुरू हो गया और आज जो धौलपुर हाउस रहा बड़ा मिक्स मिजाज का था। आज हमारे यहाँ से दो गुरु थे, तो एक का बैकग्राउंड एसएसटी का था, दूसरे का केमिस्ट्री का। एसएसटी वाले का लंबा इंटरव्यू चला, 30 से 35 मिनट का, क्योंकि शुरुआत के पारी में थोड़ा लंबा चलता है और वेरियस क्वेश्चन थे। उसमें से दो क्वेश्चन बिल्कुल केस स्टडी टाइप के थे। पहला क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो आप क्या करोगे। बिल्कुल आपसे भी अगर ये पूछता है कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो आप क्या करोगे। ये बात सदैव याद रखो कि स्कूल एजुकेशन में कभी भी जो केस स्टडीज दुनिया के आ गए जिसके द्वारा कॉर्पोरल पनिशमेंट वो बंद किया गया, शारीरिक पनिशमेंट को, कि बच्चे हिंसक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो विद्रोह आता है। दिल्ली का केस स्टडी है, सेक्टर 16 का है। आज से 7-8 साल पहले या 10 साल भी हो गया होगा। एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, मैम ने रोका और बच्चे ने गुस्से से मैम को पकड़ के मारा, दीवार में सर फट गया। बहुत हंगामा हुआ। बाद में उस स्कूल को, सिंगल सीटिंग स्कूल था, डबल शिफ्ट किया गया, लड़की का अलग लड़का का अलग, और मैक्सिमम दिल्ली में कोएड को अलग ही कर दिया गया। बहुत कम बचे हुए हैं। जबकि शिक्षा कहती है कि फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कोएड पूरे वर्ल्ड में परफेक्ट मेथड ऑफ एजुकेशन बन के आया। लेकिन ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोएड बहुत अच्छा है, चूंकि समाज में जब हम साथ रहते हैं तो लिंगीय भेदभाव पे स्कूल क्यों। तो चूंकि फिर बात वहीं आती है जो सत्य है कि बहुत इज्जत से बोलना है कि सर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फॉर 8 आवर्स। ये फार्मूला को बताने से कभी मत चूकना। इससे इंटरव्यू का डिबेट भी बढ़ेगा, फोकस भी रहेगा। 16 आवर मेरे पास नहीं है, तो 16 आवर इज मोर पावरफुल। चूंकि बच्चा जब रात में जिस मनोदशा में सोता है पूरा दिन उसी में गुजरता है। दिन बेसिकली एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ नाइट एक्सपीरियंस, दैट इज प्रूवन बाय द साइकोलॉजिस्ट, कि जो दिन है वो पूरे रात का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि दिन का प्रभाव रात है, नहीं, क्योंकि उसमें स्लीप और एवरीथिंग आ जाता है जो माइंड को पूरा अपने कैप्चर में रखता है। तो वही बात है कि 18 आवर्स जब उसका नाइट जहां बीत रहा हो, कि किस मनोदशा में आ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा इतना स्कैटर्ड है, इतना छितराया हुआ है, सामाजिक आर्थिक इतनी विसंगतियां हैं, तो उस क्लस्टर से, उस फैमिली से जब वो बच्चा आता है तो हमारे यहाँ प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि स्पेयर करके घर पे आ जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है डिसिप्लिन की भी, और बहुत बड़ी समस्या उनको लर्निंग के तरीके सिखाने में भी होता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो इन टोटलिटी ये मान लेना कि कोई आइडियल स्कूल टैगोर का नहीं बन सकता है कि जहाँ से केवल राष्ट्रभक्त, बड़े ईमानदार राजा हरिश्चंद्र बने, ये तो कोरी कल्पना है, किसी से भी नहीं हो सकता है। वो दिवा स्वप्न को भी लगा दिया जाए गिजूभाई का, तभी भी उस लक्ष्य को हम नहीं पा सकते हैं। इसमें कहीं कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर साइकोलॉजी एजुकेशन की बात करता है तो यू नॉट फॉरगेट इट कि सोशियोलॉजी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन। सोशियोलॉजी इज नो मोर वाइटल देन साइकोलॉजी, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के निर्माण में, अंडर द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग द साइकोलॉजी ऑफ एनी पर्सन इज टोटली डिपेंड अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, दैट इज प्रूवन बाय द ऑल एजुकेशनिस्ट। तो समाजशास्त्रीय जो समस्या है शिक्षा की, वो शिक्षा को प्रभावित करती है। वही बच्चे चीटिंग भी करते हैं और कहीं ना कहीं समहाउ वही बच्चे बहुत बड़े हीनियस क्राइम भी कर देते हैं।
तो बहुत सर यही करूँगी कि उसको थोड़ी देर के लिए पहले फर्स्ट टाइम पकड़ूंगी तो समझा दूंगी और उसे एग्ज़ाम कंटिन्यू करने दूंगा, चीट ले लूँगा, समझा दूंगा बेटा मन से लिखो, इसमें पास करना बहुत ज़रूरी नहीं है, जीवन में पास करना बहुत ज़रूरी है। और जब परीक्षा दे ले तो उससे 10 मिनट हम उसे बताएंगे, उसे हम गांधी की कहानी बताएंगे या जीवन में कि ये परीक्षा से जीवन में तो तुम पास नहीं करने जा रहे हो, ये डिग्री लेके क्या करोगे। कहीं भी आज मार्क्स बेसिस पे कुछ भी इंडिया में नहीं है। क्या है, कॉलेज में जाओगे उसके इंट्रेंस देने होंगे, इसीलिए सरकार भी इसको ख़त्म कर रही है, कोई मतलब नहीं रहने दे रही है। तो बोलोगे कि नई शिक्षा नीति में इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, तो चीटिंग में हम बहुत बहुत बड़ा मैं स्टेप नहीं उठाने जा रही हूँ, बस उसके चीट ले लूँगा, बोलो कंटिन्यू एग्जाम कंटिन्यू, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हों और बाद में बोलूँगा बेटा मिलो और उसको हम समझाएंगे। ये आंसर हमको देना है, लिख लीजिए कॉपी पे। पहले होता अरे एक्सपेल्सन होगा और सस्पेंशन होगा, डिटेंशन होगा, नेवर, ये सब शब्दकोश से भूल जाइए। एक पूछा कि 7वीं का लड़का 9वीं की लड़की को छेड़ दिया तो क्या एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ भी आपको कहना होगा कि देखिए स्कूल एक ऐसी जगह है और स्पेशली 7 to 12 जहाँ टीन एज, जहाँ आदमी कंक्रीट से मतलब जहाँ आप कहेंगे मूर्त सोच से अमूर्तता की ओर जाता है, abstract thinking, the journey of concrete thinking to abstract thinking according to the all psychologists, especially by the जीन पियाजे। तो क्या डिफरेंस है, तो जैसे ही हम कॉन्क्रीट थिंकिंग में होते हैं तो जो चीज़ देखते हैं पानी है तो पानी है, पी लेंगे प्यास लगेगी, लेकिन सपने बनना जीवन में बहुत जरूरी है। और छेड़ना मानवीय गुण है, लेकिन वो अपराध कब बन जाता है, जब भावना का बुद्धि से प्रयोग ना होगा। बुद्धि से भावना जैसे ही बुद्धि के साथ प्रयोग हुआ, संतुलन में हुआ, बैलेंस में हुआ, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहला जाएगा। अगर वो एक बुद्धि के साथ नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अपराध, हीनियस क्राइम बन सकता है। तो पहला काम है टीचर का, चूंकि हम पुलिस स्टेशन नहीं चला रहे, पुलिस कंप्लेन हमारा अटेंशन ये नहीं, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे कि आपसे बड़ी हैं, आपकी सिस्टर हैं, घर में कौन है क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। और इससे भी ज़्यादा एक टीचर को उसकी माँ पिताजी और उसके फैमिली प्रोफाइल को देखना होगा। और एज ए वाइस प्रिंसिपल आप क्या करेंगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो मैं हर बच्चा का एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं दिल्ली में, थोड़ा झूठ बोलना है या मैं बनवाऊंगी, जिससे मुझे पता चले कि कहीं ना कहीं इमोशन से डिस्कनेक्ट तो बच्चा ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्यार इसके अंदर नहीं है और समाज के प्रति हिंसक है। इसकी माँ साथ रह रही है कि नहीं, इसके फादर रह रहे हैं, कितने भाई बहन हैं, इसकी आमदनी का क्या है। हर स्कूल के टीचर के पास अपने बच्चों का एक प्रोफाइल बनना चाहिए और एक छोटा सा प्रोफाइल बना के मैं रखूँगी ताकि ऐसा अपराध ना हो। और पहले बार केवल वार्निंग और समझाना और उसकी काउंसलिंग कराना, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराना, और उन सारे रास्तों को अपनाऊंगी। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि बार बार वो करेगा तो बिल्कुल है, वो सस्पेंड होगा, एक्सपल्सन होगा, स्कूल से जाएगा, माप उस पर पुलिस केस भी करेगा। लेकिन आपको कंस्ट्रक्टिव वे में इसको रिजॉल्व करना है। और मस्ट भी कोई भी स्टेप लेने से पहले ममता उस स्टेप में होनी चाहिए, पूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बार बार हमारे टीम ने कहा आपको, मोहिया मोइत्री, चूंकि एसएसटी की हैं तो मोहिया मोइत्री क्यों अखबार में है, तो वेस्ट बंगाल से सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की थी। उन पे चार्ज था कि उनका हर एमपी का एक लॉगिंग पासवर्ड होता है जिसके थ्रू वो लोकसभा में या राज्यसभा में क्वेश्चंस भेजते हैं और वो क्वेश्चन पे बात करते हैं या क्वेश्चन वो पूछते हैं जिससे पूछना है क्वेश्चन आवर में। तो वो पासवर्ड और लॉगिंग किसी और प्राइवेट आदमी को मिल गया अपार्ट फ्रॉम इंडिया, और नाम याद रहेगा नहीं, हीरानंदानी, इसलिए बोलिएगा कि किसी दूसरे को दे दिया जो अनइथिकल है।
अनइथिकल है, मतलब अनलीगल नहीं है, अनइथिकल है। कि एक मॉरलिटी सांसद की होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी बैठी और उसमें बहुमत से फैसला लिया 6-5 से कि इनका, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। पॉलिटिकल साइंस वाले अगर बहुत कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ दीपिका बहुत कमांड रखती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बट इसमें एक गलती हुई है। जहाँ तक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बहुत अपोलाइज होके कहना है, अगर बहुत मन करे तो थोड़ा पंगा लेने का, तो आप बोल सकते हैं कि जो जो था इसमें, जिसके थ्रू हुआ, द पर्सन हीरानंदानी, उसको कॉल उस कमिटी ने नहीं किया गया, उसके एफिडेविट पे काम हुआ। तो लीगल प्रोसेस की ये बात थी एक तरह से, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना था। हो सकता है वो गलत हो, क्या हो, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि वो नहीं आया। हालांकि इतना लंबा नहीं जाएगा अगर आप बोल देंगे कि तृणमूल कांग्रेस की थी, कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी ने उसका एक्सपेल्ड कर लिया पार्लियामेंट से, अब वो सदस्य नहीं रहेंगी। पावर है कोड ऑफ कंडक्ट की, और ओपिनियन तो गलत तो की महुआ ने, इसमें कोई भी एग्री नहीं कर सकता है कि आप पैसा लेके चार्ज है, पैसा प्रूफ नहीं हुआ, फिर उस पर अलग केस बनेगा, लेकिन काम तो गलत हुआ है, अनइथिकल हुआ है, और जो सजा हुई है वो थोड़ा डिबेट का मैटर हो सकता है, उसकी प्रोसीडिंग और दूसरे तरीके से होती, बट सी इज कल्प्रेट, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट एरिया से बहुत सारा क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी में भी घुस गया। हिस्ट्री बच्चे क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाना चाहिए, बार बार हम लोग भी पूछते हैं, तो सारे एरिया से पूछा। हाँ, इनसे ईगल और कार्ल मार्क्स के बारे में भी पूछा। हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, ये दो लोग बहुत अच्छे से, जिन लोगों को पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, तो जो भी इंडिया के थिंकर्स हैं या वर्ल्ड थिंकर्स हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। इन्होंने कहा दास कैपिटल लिखा, ये लिखा, बड़ा सिंपल बनाइए कि कार्ल मार्क्स ने एक नई सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करना चाहिए। सोशलिज्म की बात की थी, इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल वेजेस, इक्वल प्रॉपर्टी की बात इन्होंने की थी। कार्ल मार्क्स, हो सकता है किसी से पूछ ले क्यों फेल कर गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जहाँ कार्ल मार्क्स बना, पहली सरकार रूस में बनी और पूरे ईस्टर्न ब्लॉक पे उसका कब्जा था, लेकिन फेल कर गई लगभग 70, 72, 75 साल के अंदर। तो आपको बोलना है कि एज ए आइडियोलॉजी कभी भी मार्क्स फेल नहीं हो सकता। आइडियोलॉजी जो आ चुकी, याद रखना, दो चीज़ जो आ जाती है ना, एक वायरस, ये सोचना कि कोरोना खत्म हो गया, नहीं है, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ उससे पावरफुल हो गई, वो दब गया, लेकिन फिर कभी ना कभी आएगा, 2-4 दिनों के लिए कुछ परेशान करेगा, फिर जाएगा, उसकी दवा भी आ जाएगी, टीका आ ही गया। तो उसी तरह से आइडियोलॉजी जब क्वाइन हो गई, जब उसका वर्थ हो गया, तो जाएगी नहीं। और आज भी एक बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मार्क्सिस्ट थ्योरी पे चलता है, ये मत भूलना, चाइना। लेकिन उस मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या है, उसने रिफॉर्म कर दिया, मार्केट रिफॉर्म कर दिया और कैपिटलिस्टिक मोड पे लाया, बट पॉलिटिकल उसका जो सिस्टम है स्टेट का, वो पूरा मार्क्सिस्ट अप्रोच ही है, और समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट अप्रोच का नॉर्थ कोरिया है। तो पूरी थ्योरी एज ए स्टेटहुड, एज ए गवर्नेंट फेल 100% नहीं किए, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन उसने रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म कर दिया, तो उसने मार्केट के हिसाब से कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को अपना दिया। कोई पूछेगा तो फिर कैसे मार्क्सिस्ट रह गया, लेकिन सत्ता का जो तंत्र है वो पूरे मार्क्सिस्ट अप्रोच से है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है तो हाफ बे वो मार्क्सिस्ट है, हाफ बे वो कैपिटलिस्ट है। और आइडियोलॉजिकली कोई भी सोशल साइंस या किसी भी लिटरेचर की पढ़ाई बेअदब मार्क्सिस्ट अप्रोच की हो ही नहीं सकती है। इतना डीप रूटेड कार्ल मार्क्स है
इतने आदरणीय हैं हम सबके लिए। हीगल एक तरह से प्रोटो मार्क्सिस्ट है। मार्क्स कहीं से कुछ लेते हैं तो वो हीगल के ही डिबेट को शुरू करते हैं। इसलिए बढ़िया से पढ़ लीजिएगा सोशियोलॉजी वाले, वेबर को ठीक से देख लेना, मैक्स वेबर को, और पॉलिटिकल साइंस वाले इन चीज़ों को थोड़ा देखना और क्रिप्सी बनाना, और एग्जाम्पल मतलब एकदम से कुछ मत बोल देना, वरना ना बोलना समझ के, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट इस पर खड़ा हो सकता है। मतलब सब कुछ से इनसे पूछा। 4 लोगों का बोर्ड था, 2 लेडीज थी, 2 जेंट्स थे, और इस तरह से ये अपने इंटरव्यू से बहुत संतुष्ट हैं। तो फिर से केस स्टडी टाइप के 2 क्वेश्चन, पहला वो बता दिया चीटिंग, दूसरा लड़की छेड़ने वाला, प्रिंसिपल का क्या काम है, वाइस प्रिंसिपल का काम, मोहिया मोइत्रो करंट से पूछ दिया, सब्जेक्ट एरिया से पूछा, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, और ये मार्क्स और ईगल, थोड़ा फंडामेंटल राइट्स पे भी बात हो गई। तो ये टीजीटी हैं, तो ठीक से जवाब देना है, बहुत छोटा जवाब देते रहना है। क्वेश्चन का आंसर खत्म होने से पहले दूसरा क्वेश्चन ये लोग कॉइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जस्ट जानना चाहते हैं, तो आप भी बहुत छोटा छोटा सा आंसर देके निकलिए। दूसरे का केमिस्ट्री है, 90% इनसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन पूछने वाला आंख बंद कर लेता था। क्वेश्चन पूछे जा रहा है फटाफट, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। प्रोटीन कैसे बनेगा, ये कार्बोलिक एसिड क्या है, तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा, इनका इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला, 20 मिनट केमिस्ट्री पे फंसा रहा। उसके बाद आपके यहाँ प्रैक्टिकल है, इक्विपमेंट है, 11th में क्या कराते हो, 12 में क्या कराते हो, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट पे पूछ लिया। उसके बाद डिसिप्लिन पे इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो आप याद रखिए जीवन में कि जो बीएड और डीएलएड और जो कुछ भी किए हैं वो डिसिप्लिन को भूल जाइए। मॉडर्न एज में डिसिप्लिन का मतलब को एक्जिस्टेंस लिख लीजिएगा। ओनली यू जस्ट ट्राई टू create an environment for coexistence. What do you mean by coexistence? क्यों सह अस्तित्व का एक वातावरण बनाया जाए, ताकि बच्चे, शिक्षक और जितने नॉन टीचिंग से टीचिंग स्टाफ के बीच उसके इमोशंस, उसके मतलब फीलिंग्स और उसके एक्टिविटीज़ को बहुत ही सही तरीके से राइट पाथ पे हम चला सकें। उस चलाने में बट नेचुरल है कि एक सिस्टम इवॉल्व करता है, एक रूटीन इवॉल्व करता है, और वो ठीक से संचालित हो, वही मेरे लिए डिसिप्लिन है। अगर ठीक से संचालित नहीं हुआ तो डिसिप्लिन नहीं हुआ। ठीक से अगर कंडक्ट हो रहा है, एवरीवन अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है पॉजिटिवली, तो डेट इज अ गुड थिंग। बिल्कुल जैसे फ्लूइड कहीं फ्लो कर रहा है किसी ड्रेन से, अगर वो प्रॉपर फ्लो कर रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन रुक जाता है तो प्लम्बर ढूंढो, ये ढूंढो। तो नेचुरल, क्वाइट नेचुरल सारी एक्टिविटीज का होना इज ए डिसिप्लिन फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू। अब उस डिसिप्लिन के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें कलेक्टिव डिसीजन लो। कभी मत सोचो मैं ऐसा करूंगा, यू फॉरगेट इट। मैं, चूंकि जब हम इसको रेफरेंस लेते हैं एजुकेशनिस्ट का, हर कोई जीवन में रेफरेंस से चलना चाहिए। जब हम बड़े शिक्षाविद को देखते हैं कि उनका क्या कहना है, फिलॉसफी क्या कहती है, रूल बुक क्या कहता है, गाइड बुक क्या कहता है, संविधान या कोई चीज़ क्या कहता है, तो जॉन डीवी इसलिए सक्सेस हुए कि डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। अगर हम डेमोक्रेटिक होते हैं तो एक टीचर के प्रति नज़रिया खराब नहीं होगा। ढेर सारे स्कूल में हम लोग भी पढ़ते थे ये टीचर बहुत शैतान है, बेवजह पीटता है, बेवजह तंग करता है। ऐसे आपके पास भी बहुत सारे टीचरों का
आइडिया होगा कि बहुत शैतान टीचर थे या बहुत ही तंग करते थे। ऐसा टीचर नहीं बनना। टीचर का मतलब ही होता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी आए जिससे बच्चा अट्रैक्ट रहे आपसे, चाहे कि आप पढ़ाते रहो। आज भी मुझे याद है कि हमारे स्कूल डेज में एक हिस्ट्री के टीचर थे, इतना अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते थे कि हम लोग दूसरा क्लास छोड़ के चुपके से उनमें घुस जाते थे। और वही याद है कि मैथ वाला इतना गंदा मैथ पढ़ा के चला जाता था, एक दो सॉल्व करके समझ में ना आया, खासकर ज्योमेट्री। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा किसी चीज़ को कैसे टेकल कर रहे हो। और जैसे ही टीचिंग और एक्टिविटीज स्कूल की ठीक चलेगी, डिसिप्लिन उसका ठीक रहेगा। अब क्लास ही नहीं ठीक से चल पाए तो क्या डिसिप्लिन, एक्टिविटीज नहीं चले। अब बच्चा है, उसको चाहोगे एकदम बैठ के रहे तो नहीं होगा, थोड़ा सा शैतानी दायां बायां झूलेगा, देखेगा, समझेगा, बहुत क्यूरियस है। फिर उसके पास प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं है, आपके पास खेल का सामान नहीं है, उसकी एनर्जी को तो एग्जस्ट कराओ, उसको बहुत ऊर्जा लिए हुआ आया हुआ है। तो जैसे ही उसके एनर्जी को हम चैनलाइज करेंगे, देन डिसिप्लिन अपने आप फॉलो होगा। कहीं ना कहीं सिस्टम के फेल्योर से डिसिप्लिन फेल्योर होता है, ऐसा जवाब देना कि कहीं ना कहीं, चूंकि अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी ना भाई, जवाबदेही तो लोगे। तो ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं लॉ और ऑर्डर के प्रॉब्लम से ही चोरी होती है, क्योंकि ये सिद्ध कर चुका है। ये दुनिया के जितने भी डेवलप नेशन हैं वो जीरो टॉलरेंस में आ चुके हैं और बहुत सारे क्राइम को रोक दिया। तो अब सोसाइटी है तो क्राइम होगा, लेकिन बहुत सारे हीनियस क्राइम रुक गए। तो उसी तरह से अमेरिका के स्कूल में भी पिस्तौल बम चलते हैं। तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, एक तो आइडियलिस्टिक, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकता है, कमियां उसमें होंगी, कमियों पे ध्यान नहीं देना है। और आप उस सिस्टम को, उस एक्टिविटी को चलाने में अपना 100% दोगे। बीइंग ए वाइस प्रिंसिपल मैं दूंगी, ताकि कोई डिसिप्लिन का मसला बने ही नहीं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अखबार चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं पूछा गया जिसकी ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना तो मुश्किल, लेकिन डिफरेंट फील्ड से, जैसे उन्होंने बोला सरिता जी ने कि हाँ सर बहुत काम किया इंटरव्यू, तो बताया गया ये कीजिए वो कीजिए। और लेडीज़ मेंबर हैं, जेंट्स लोग बहुत ही बॉडी लैंग्वेज को नेचुरल रखेंगे और अच्छे से दीजिए। जो भी आता है ईमानदारी पूर्वक दीजिए। कई जगह कई क्वेश्चन इनको नहीं आया, सॉरी बोला, हंस के सॉरी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। सब कोई के लिए संभव नहीं कि सब कुछ जाने। तो जय हिंद गुरुवर, फिर से प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं, टोकरी भर भर के शुभकामनाएं कि आप लोग सफल हो, ताकि मेरा सीना चौड़ा हो कि आप हमारे स्कूल से गए हैं, हमारे थॉट से गए हैं, और आगे भी मॉरलिस्ट बने रहें, ताकि सुन के अच्छा लगे। जय हिंद।